हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम खिलजी वंश, मध्यकालीन भारत का जो अगला पार्ट है खिलजी वंश के बारे में कराएंगे, क्योंकि गुलाम वंश हम करा चुके हैं। तो अब खिलजी वंश के बारे में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और इसी में तुगलक वंश को भी लिए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं था, इसलिए उसे लेना पड़ा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक था? खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। ये कथन बर्नी ने कहा था, और किस सुल्तान के लिए कहा था? बर्नी को जानते हैं, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने किसके लिए कहा था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसके लिए कहा था बर्नी ने? वो कहा था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया, इसलिए उसने नया धर्म नहीं चलाया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन था वो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, पी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, महत्वाकांक्षी शासक था, और यह विश्व विजेता भी होने के लिए इसने विचार किया था कि विश्व विजेता बनेगा। ठीक है, सिकंदर की तरह। और क्या हुआ? और इसका एक दोस्त था अलाउल मुल्क। ठीक है, अलाउल मुल्क। इसके समझाने पर जो सब इसके विचार थे नया धर्म चलाने वगैरह और विश्व विजेता बनने के लिए, तो इसने अपने विचार को त्याग दिया और अच्छे से शासन किया जहां तक इसका क्षेत्र था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? सिकंदर सानी की उपाधि धारण की किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो किसने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? कौन सा हमारा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ये अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। ठीक है, या कह सकते हैं सिकंदर द्वितीय सानी। ठीक है, इसे सिकंदर द्वितीय भी सानी कहते हैं, सिकंदर द्वितीय। ठीक है, द्वितीय सानी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? यानी उसके कौन से सेनापति ने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों को गवा दिया या मारा गया? कौन सा? ऑप्शन ए जफर खां, ऑप्शन बी अल्फ खां, ऑप्शन सी नुसरत खां, या ऑप्शन डी उलुग खां। तो कौन सा सेनापति इसका था? ये जफर खां था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया, और ये कहते हैं बहुत शासित सेनापति था इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ के राजा कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ के राजा कौन थे? ऑप्शन ए राणा रतन सिंह,
ऑप्शन बी है महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है रणजीत सिंह, या ऑप्शन डी है राजा मान सिंह। तो उस समय चित्तौड़ के राजा कौन थे? चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह थे। और इनकी रानी का क्या नाम था? रानी पद्मिनी। पद्मिनी, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत, ठीक है। पद्मावत, उसमें रानी पद्मिनी का वर्णन हुआ है, ठीक है। और ये रचना कब की है? ये 1540, ठीक है। इन्होंने 1540 में ये रचना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए है प्रताप रूप देव, ऑप्शन बी है रामचंद्र देव, ऑप्शन सी है राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उस समय देवगिरी के राजा कौन थे? कौन थे? ओ राजा रामचंद्र जी थे, ठीक है। रामचंद्र देव। और एक कब आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर कब किया था? 1296 ईस्वी में, ठीक है। और जब इनसे कुछ कर के रूप में हर साल लिया करता था प्रांत से, और जब इन्होंने एक बार देना बंद कर दिया था तो फिर से आक्रमण किया था, ठीक है। और फिर 1312 में मलिक काफूर, जो इसका एक और सेनापति था, मलिक काफूर, इनके पुत्र शंकर देव के साथ एक अभियान शुरू किया था शंकर देव के खिलाफ, ठीक है। शंकर देव। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? बताइएगा आप सभी लोग, खालसा भूमि किस सुल्तान के काल में विकसित हुई? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। किसके शासनकाल में विकसित हुई खालसा? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खिलजी की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था, क्योंकि ये जो इसके राज्य द्वारा जो कुछ भूमि या संपत्ति दिए गए थे और पेंशन जो मिलती थी या कुछ इनाम में जो भूमिया वगैरह कुछ मिले थे, तो सभी इसने छीन लिया था लोगों से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? कौन सा शासक था जो भूमि का उत्पादन के लिए भूमि कर को 50% तक बढ़ा दिया था? कौन था ये? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, या ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो कौन सा शासक ऐसा था जो भूमि कर पर उपज 50% तक कर दिया था? कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और भूमि कर को क्या कहा जाता था उस समय? भूमि कर को क्या कहा जाता था? भूमि कर को खराज कहते थे, ठीक है, खराज। और ये प्रथम मुस्लिम शासक था जो भूमि की वास्तविक आय राजस्व निश्चित किया था, ठीक है। और इसने 2 नए कर को भी लगाया था। कौन सा कर था वो 2 नए कर?
एक तो था घर पर, यानी मकान कर कह सकते हैं, मकान कर, ठीक है, मकान कर, और एक चराई कर, ठीक है, चराई कर था। और ये दुधारू दुधारू पशुओं पे लगाया जाता था चराई कर, ठीक है, दुधारू पशु पे, दुधारू पशु पे। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस सुल्तान ने बाजार सुधार किया था? इनमें से कौन सा सुल्तान बाजार को नियंत्रण किया था या बाजार सुधार किया कह सकते हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा शासक था? देखते हैं। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है, बाजार सुधार, ठीक है। और इसने मूल्य नीति, बाजार सुधार में ही मूल्य नीति या मूल्य नियंत्रण नीति, ठीक है, नियंत्रण नीति। नीति, ओके। बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए इसने कुशल कर्मचारियों को भी रखा था, ठीक है, और एक बाजार अधीक्षक को भी रखा था, बाजार के लिए नियंत्रण के लिए एक अधीक्षक रखा था, अधीक्षक। और ये कौन था? अधीक्षक कौन था? कौन था? मलिक कबूल, मालिक कबूल, ठीक है, कबूल था। और इस अधीक्षक को और क्या कहते थे? इसे सहना भी कहते थे, ठीक है, बाजार जो नियंत्रण का अधीक्षक था इसे सहना भी कहते थे, ठीक है। और बर्नी कहता है कि बाजार सुधारने का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना और हिंदुओं में विद्रोह की भावना पैदा ना होना, इसका ये भी एक कह सकते हैं कि एक विचार था, ठीक है, विद्रोह ना पनपे जिससे हिंदुओं के बीच में। अगले क्वेश्चन है हमारा, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? क्या शुरू की? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पीडीएस कह सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कौन सा शासक था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो किसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? कौन सा था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, घड़ी अथवा गृह कर, ठीक है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? शायद हमने पिछले क्वेश्चन में कुछ बताया इसके बारे में, बताइएगा सभी लोग कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, या ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी। तो किसने घड़ी कर लगाया था? ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी कर या गृह कर लगाया था। और इसने और एक कर कौन लगाया था? वो कर था चराई कर, ठीक है, वो दुधारू पशुओं पे लगा था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? बताइएगा आप सभी लोग। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत की सीमा और मंगोलों के सीमा के बीच क्या सीमा थी? दोनों की सीमा के बीच उसकी सीमा कहां तक थी? तो देखिएगा, ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, या ऑप्शन डी सिंधु नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। तो कौन सी नदी सीमा बनाती थी मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के या दिल्ली सल्तनत के समय? कौन सी नदी थी? ये सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है हमारा तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश, क्योंकि खिलजी वंश के हमने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है, अब यहां से हमारा तुगलक वंश चलेगा, ठीक है।
तो देखते हैं तुगलक वंश में क्या था। ठीक है, तुगलक वंश। और तुगलक वंश कब से कब तक था बताइएगा आप सभी लोग। तुगलक वंश कब से कब तक था? ये था 1206 से, नहीं सॉरी, 1206 से नहीं था, ये तो गुलाम वंश हो जाएगा। ये था 1320 से 1414 तक। ठीक है, 1414 ईस्वी तक था। तो चलिए हम तुगलक वंश का अभी पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का सुल्तान बना? यानी खिलजी वंश का ही नौसेनाध्यक्ष था वो, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है गाजी मलिक या गाजी मालिक, ऑप्शन बी जफर खां, या ऑप्शन सी मलिक काफूर, या ऑप्शन डी उबेक खां। तो कौन सा शासक था, कौन सा सेनाध्यक्ष था जो तुगलक वंश का सुल्तान बना? कौन सा था? ये गाजी मलिक, इसे गाजी मलिक कहो, या इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और इसी तुगलक को इसके उत्तराधिकारियों ने अपना तुगलक वंश नाम दिया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, किस वंश के सुल्तानों सबसे अधिक समय, किस वंश के सुल्तान सबसे अधिक समय के तक देश पर राज किया? कौन सा वंश है जिसके सुल्तान यानी शासक सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया? ठीक है, ऑप्शन ए है तुगलक, ऑप्शन बी है खिलजी, ऑप्शन सी है गुलाम, ऑप्शन डी है लोदी। तो कौन से थे? तो ये थे तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश कब से कब तक था? ये 1320 से 1414 तक। ठीक है, तो कितने वर्ष हो गए? ये हो गए 94 वर्ष। ठीक है, तेरह सौ बीस से 1494 वर्ष। ओके, ये सबसे अधिक समय तक शासन किए। और खिलजी वंश कब से कब तक था? खिलजी वंश था 1290 से 1320 तक। ठीक, ये कितने वर्ष हो गए? ये हो गए 30 वर्ष केवल। और गुलाम वंश था 1206 से 1290, तो ये कितना हुआ? ये 84 वर्ष, ये 84 वर्ष हो गया। और लोधी वंश कब से कब तक था? ये था 1450 से 1526 ईस्वी। ठीक, ये कितना हो गया? 76 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमीर को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? अमीर को ही किस सुल्तान द्वारा एक नया विभाग शुरू किया गया? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो ये किसने शुरू किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अमीर को ही कृषि के उन्नति के लिए शुरू किया था ये विभाग, अमीर को ही कृषि उन्नति। ठीक है, कृषि उन्नति। ठीक, या दीवाने अमीर को ही ये भी कह सकते हैं आप सभी लोग। किसान को ये प्रत्यक्ष सहायता देना चाहता था, इसकी मदद से किसानों को प्रत्यक्ष सहायता देना चाहता था, जिससे जो उनके पास भूमि थी उसको कृषि में ज्यादा से ज्यादा कृषि के लिए उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो इसका ये मकसद था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक
अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? देखते हैं। ऑप्शन ए है दौलताबाद, ऑप्शन बी है कालिंजर, ऑप्शन सी है लाहौर या ऑप्शन डी है कन्नौज। तो कहाँ ले गया अपनी राजधानी? ये ले गया दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। बताइएगा आप सभी लोग, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अकबर ने, ऑप्शन बी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था और क्यों किया था? क्योंकि चांदी के सिक्के उस समय, चांदी का भंडार जो विश्व में था वो कम हो गया था, इसलिए इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना पड़ा। ठीक है, कौन था वो? मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सेशन पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है, देखते हैं। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोरक्को को, ये मूर देश का मतलब मोरक्को भी कह सकते हैं, अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। देखते हैं, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है महमूद गजनबी। महमूद गजनी। तो किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता भारत? कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? ए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये कब आया था? कब आया था? ये आया था 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1333 ईस्वी। मैं साइड हो जाता हूं तभी आप लोगों को दिखेगा। 1333 ईस्वी। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1304 में। ठीक है, और मृत्यु 1377 में। ओके, और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बना के 1342 में चीन में भेजा था। ठीक है, और लगभग 1953 लास्ट या 54 की शुरुआत में ये अपने देश यानी मोरक्को लौट गया था। ठीक है, मोरक्को लौट गया था। और इसकी एक किताब है, क्या नाम है किताब का? किताब उल रहला। ठीक है, किताब का क्या नाम है? किताब उल रहला, इसकी किताब का नाम है। ठीक है, और इसमें जितने अपना यात्रा किया था इसमें उसका सब यात्रा विवरण है। ठीक है, इस किताब में उसका पूरा अपने जो जीवन काल में यात्रा किया था सभी का विवरण इसमें है। नोट्स बनाते चलिएगा आप सभी लोग और बार बार रिवाइज करते रहिएगा तभी याद होगा। ठीक है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री, इसमें डेट्स ज्यादा होती हैं और डेट को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, होली त्योहार को सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो कह सकते हैं। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी या ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो कौन सा शासक हिंदू के त्योहारों में या होली में भाग लेता था, खासकर होली में? ठीक है, कौन था वो? एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये था। ठीक है, और ये प्रथम सुल्तान था, ये तो हम बता ही चुके हैं। और इसने जो कि गैर तुर्क या भारतीय मुसलमानों को भी अपने सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। ठीक है, और इसको बर्नी कहता है, बर्नी ने इसकी कटु आलोचना की है। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के
दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसके किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? ये गुलाम प्रेमी था, ठीक है, गुलाम प्रेमी था ये फिरोज शाह तुगलक है। और लगभग 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 के करीब गुलाम थे, 80,000, ओके। और इसने गुलामों की देखभाल करने के लिए, क्योंकि रहेंगे तो उनका भी देखभाल करना पड़ेगा ना, दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की। बंदगान, ठीक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। किस सुल्तान ने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की? किस सुल्तान ने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी? किसने किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने दीवाने खैरात की स्थापना की? किसने की? फिरोज तुगलक ने दीवाने खैरात की स्थापना की। और इस विभाग में क्या था? इस विभाग में मुस्लिम संत एवं उनके जो मुस्लिम धार्मिक व्यक्तियों को दान दक्षिणा देने के बारे में इसने दीवाने खैरात की स्थापना की थी, ठीक है। और जैसे मुस्लिमों में उनकी लड़कियों की शादी वादी के लिए उस दान दिया करता था और बहुत भारी मात्रा में दिया करता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग स्थापना किसने की थी? बताइएगा आप सभी लोग, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? बताइएगा आप सभी लोग, किसने की? ये फिरोज तुगलक ने की, ठीक। लोक निर्माण विभाग की फिरोज तुगलक ने किया। और इसमें लगभग इसने 300 से ज्यादा नगर बसाए, ठीक है, नगरों की स्थापना की, ठीक है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे फतेहाबाद, हिसार, जैसे फतेहाबाद, क्या फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर। और जौनपुर किसके लिए बनवाया था? ये अपने भाई की याद में, जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया था जौनपुर। एक फिरोजाबाद हो गया, ठीक है। ठीक, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। वह सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण कराया? कौन सा सुल्तान इनमें से भारत में सबसे बड़े नहर जाल का निर्माण कराया था? बताइएगा आप सभी लोग। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक या ऑप्शन सी बहलोल लोदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने भारत में सबसे पहले सबसे बड़ा नहरों का जाल बिछाया था, ठीक है। तो कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसने भारत में लगभग 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था, ठीक है, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले शुरू किसने किया था, तो वो जाएगा, वो कौन हो जाएगा? वो गयासुद्दीन ने शुरू किया था, ठीक है। शुरू तो इसने किया था, लेकिन सबसे बड़ी वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें नहरों का निर्माण इसने सिंचाई के लिए करवाया था। और इसने जो है कि सिंचाई कर एक लगाया था, क्या नाम था उसका? सिंचाई कर का। इसने सिंचाई कर भी लगाया, क्योंकि नहर जब बनवाएगा तो उसमें लागत भी लगेगी, और लागत वसूल करने के लिए उसने कर भी लगाएगा सिंचाई करनी फसलों पर। तो उसने हक ए सर्व, ठीक है,
हक के सर्व सिंचाई कर लगवाया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? यानी इससे पहले जजिया कर सल्तनत काल में नहीं लगा था, ठीक है। तो किसने लगाया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले किस सुल्तान ने जजिया कर लगाया था? वो लगाया था फिरोज तुगलक ने, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? कौन सा सुल्तान फलों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया, यूं कह सकते हैं, ठीक है। तो किसने किया? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। तो किसने फलों की गुणवत्ता पर सुधारने के लिए उपाय किया? वो फिरोज तुगलक था, ठीक है। और इसने लगभग 1200 बगीचों का निर्माण करा था, ठीक है। 1200 बगीचे लगवाए थे, 1200 बगीचे, और कई पुराने बगीचे थे जिन्हों उखाड़कर फिर से उसमें पेड़ लगाए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो अशोक द्वारा जो स्तंभ थे उनके काल में उसे दिल्ली लेकर आया? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, या ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो किसने लाया था अशोक स्तंभ को दिल्ली? वो था फिरोज शाह तुगलक, ये लेकर आया था। ये कहाँ का, कौन कौन से स्तंभ थे? 2 स्तंभ थे, एक मेरठ का स्तंभ था, मेरठ का स्तंभ, और एक था टोपरा, ठीक है, टोपरा का स्तंभ। और ये टोपरा वर्तमान समय में कहाँ है? अंबाला यानी हरियाणा जिले में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? बताइएगा आप सभी लोग। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा विभाग की स्थापना किया है, वो किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है एक दानशाला, ऑप्शन बी है एक पुस्तकालय, ऑप्शन सी है एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन डी है तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो दारुल सफा किसके लिए करा था निर्माण, स्थापित क्यों किया दारुल सफा का? तो एक खैराती अस्पताल था, ठीक है। ये लोगों का इलाज करने के लिए खैराती अस्पताल जिसे दारुल सफा कहते थे, उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइएगा आप सभी लोग, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है नुसरत शाह, ऑप्शन सी है नासिरुद्दीन महमूद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन था तुगलक वंश का अंतिम शासक? ऑप्शन सी द राइट आंसर, नासिरुद्दीन महमूद। और ये कब से कब तक था? ये 1394 से 1412 तक था, ठीक। और इसको कौन परास्त किया था यानी हराया था? वो खिज्र खां इसे हराकर सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी नुसरत शाह, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था? ये नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था, 1398 में, ठीक है। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग नासिरुद्दीन के शासनकाल में आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? बताइएगा, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है लोधी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश या ऑप्शन डी लोधी वंश। 2 बार हो गया है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा? किस वंश की? सैयद वंश की। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया सैयद वंश की स्थापना हुई थी तैमूर के आक्रमण के बाद। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा सेशन आज तक यहीं तक था और आपका अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक भी करिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, और हाजिर होंगे हम कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।